सवाल है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? सुधार की कोई गुंजाइश बची नहीं। मोदी और ट्रंप के ब्रोमांस पे टैरिफ भारी पड़ गया है। ट्रंप के करीबी रहे अधिकारी कह रहे हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और ट्रंप ने खुद भी कहा है कि जाओ खुश रहो, चालबाज चीन के हाथों उनको उनका साथ मुबारक। लेकिन भारत ने अभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है। आज के शो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रंप को क्या वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका और चीन से इतर भारत की वैश्विक साझेदारियों पर फोकस कर रहा है और इनका नतीजा क्या हो सकता है। शो में बात बिहार की भी करेंगे, जहां बीडी ने बवाल खड़ा किया है, केरल कांग्रेस की एक पोस्ट, बीजेपी नेताओं का हमला और फिर माफी। बात करेंगे बाढ़ और बारिश से जूझ रहे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की और दिल्ली की भी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite Non-Stop Delight. बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। जब गुलजार ने यह गाना लिखा था तो नहीं सोचा था कि यही आग बिहार की राजनीति में सुलगने लगेगी। केरल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया, फिर डिलीट। सिगार, सिगरेट और तंबाकू की जीएसटी स्लैब लिखी हुई थी, पहले 28% और अब 40%। बीड़ी की भी पहले और बाद की जीएसटी स्लैब लिखी हुई थी, पहले 28 और अब 18। पोस्ट में कैप्शन लिखा गया, बीड़ी और बिहार बी से स्टार्ट होते हैं और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। केरल कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट 4 सितंबर को आया, उसी दिन जब एनडीए का बिहार बंद चल रहा था, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के मुद्दे पे। तो जैसे ही ये पोस्ट आया, एनडीए और बीजेपी नेताओं ने डबल डाउन किया। इस पोस्ट को बिहार और वहां के लोगों का अपमान बताया। नेता बोले कि कांग्रेस और पूरे विपक्ष की यही मानसिकता है। बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है, और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। आरोपों पर जवाब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने दिया। पूछा कि जब गुजरात और महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को पीटा जाता है तो बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोलती है? देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरह की चीज से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। इधर एनडीए नेताओं के हमले बढ़े तो कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ा। 5 सितंबर को एक और पोस्ट आया, लिखा कि मोदी के चुनावी तिकड़म पे हमारे तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको बुरा लगा तो माफी मांगते हैं। बात बिहार की हो रही तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली एक और वारदात सामने आई है। पटना जिले में एक महिला का कथित तौर पे गैंगरेप किया गया है। पीड़िता 2 सितंबर की रात एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि 2 लोगों ने बंदूक की नोक पर पीड़िता को पहले अगवा किया और फिर बलात्कार। पुलिस ने बताया है कि पूरा घटनाक्रम रात करीब 11:30 बजे का है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर आए थे। महिला को अगवा करने के बाद रेलवे स्टेशन के पास ही एक कमरे में ले गए, जहां कथित तौर पे गैंगरेप किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस पेट्रोल को, उसकी टीम को आप बीती सुनाई, जिसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया और फिर एफआईआर हुई। एक जांच टीम बनी। टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपियों को अरेस्ट किया गया। दोनों की पहचान सोनू कुमार यादव और निरंजन के तौर पे हुई है। दोनों स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। पटना ग्रामीण के एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि जब पुलिस टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पहुंची तो दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। एसपी ने भी बताया कि सोनू एक हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग थानों में उसके नाम 8 मामले दर्ज हैं, धमकी, उगाही, जानलेवा हमला और आपराधिक साजिश के। जांच के दौरान यह भी पता चला कि हाल फिलहाल में दोनों आरोपी जमीन के सौदों में बिचौलिए बनकर उगाही कर रहे थे। एसपी ने लोगों से अपील की कि जिनसे भी इन लोगों ने पैसे वसूले हों वो सामने अगर अपनी बात रखें, पुलिस जांच करेगी। अब अगली खबर पे चलते हैं। बहार बा, हर तरफ बहार बा।
बिहार की बात हो रही थी तो वहां से याद आए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब आप कहेंगे कि बिहार से ट्रंप का क्या लेना देना कुछ नहीं है। बस इस बार SIR एक्सरसाइज के दौरान किसी शरारती ने ट्रंप के नाम से आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन भी कर दिया था। तस्वीरें आपने देखी होंगी, खबरें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन अब खबर पे आते हैं, सीरियस बातों पे आते हैं। भारत पे लगाए गए ट्रंप का टैरिफ जो है उसका ताप उनके घर में उनको झेलना पड़ रहा है। एक के बाद एक पूर्व अधिकारी और नेता सामने आ रहे हैं और भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। यह भी कि ट्रंप की वजह से भारत अब चीन और रूस के पाले में जा रहा है। इस लिस्ट में ताजा नाम है जॉन बोल्टन का। ट्रंप के पहले कार्यकाल में बोल्टन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तब उन्हें ट्रंप का विश्वास पात्र कहा जाता था, हालांकि वो दूसरा था साल और ये साल दूसरा है। तो बोल्टन का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं। ये सभी के लिए एक सबक है कि अच्छा निजी रिश्ता कभी कभी मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको सबसे बुरे नतीजों से नहीं बचा सकता। ब्रिटिश मीडिया संस्थान LBC को दिए एक इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि चीन खुद को अमेरिका के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। यह भी कि मोदी की चीन में मौजूदगी पूरी तरह से ट्रंप के कारण लगती है। पिछले कई महीनों में ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसने दशकों की मेहनत को पीछे धकेल दिया है। भारत को रूस से दूर करके यह समझाने की कोशिश की गई थी कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब बोल्टन ने भारत को लेकर ट्रंप की इस तरह की आलोचना की हो। अगस्त में उनका एक इंटरव्यू अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत रूस से तेल और गैस न खरीदे, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका दोनों के हित में है कि चीन से पैदा होने वाले खतरे को पहचाना जाए, चीन और रूस के बहाने गठजोड़ और उससे दुनिया को होने वाले खतरे को भी समझा जाए। इसी साल अगस्त में FBI ने बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा मारा था, गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े एक मामले में। इस छापेमारी के लिए ट्रंप प्रशासन की अच्छी खासी आलोचना भी हुई थी। बोल्टन से इधर जो बाइडेन के समय अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी कर्ट कैम्बेल ने फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा है, जिसमें भी कमोबेश वही बातें कही हैं जो बोल्टन ने कही। यही कि ट्रंप की वजह से भारत रूस और चीन के साथ हो लिया है भारत जो है। अब अमेरिका के सहयोगियों को भारत को यह समझाने की जरूरत है कि ट्रंप की इस तरह की आक्रामकता अक्सर सौदेबाजी के लिए ही होती है। एक बयान और आया है डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज नेता और सेनेटर डिक डर्बिन का। डर्बिन अमेरिकी सीनेट में पार्टी के विप भी हैं। सीनेट में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसलों से अमेरिकी परिवारों को दिक्कत हो रही है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत को हमारे विरोधियों के खेमे में भेज दिया है। ग्लोबल स्टेज पे ट्रंप अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं। यह भी कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। इन सब आलोचनाओं के बीच ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रुथ सोशल पे लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भारत और रूस को चालबाज चीन के हाथों खो दिया है। आशा है कि ये साथ मिलकर अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाएं। ध्यान रहे कि ये बातें ट्रंप ने तंज में कही हैं। बयानबाजियों के बीच भारत की विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। 5 सितंबर को वीकली मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ बेहद अहम बातें कही। सबसे पहले तो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के हालिया बयानों का प्रतिकार किया उन्होंने। सुनिए। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. As far as India-United States relations are concerned, प्रणय, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं। दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। अब हालांकि ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को खो दिया, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद बाकी रखी है। इसी मीडिया ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यह हमारे साझा हितों के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के संवाद का रिश्ता है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि हमें आशा है कि पारस्परिक सम्मान और साझा हितों पर कायम ये रिश्ता
बना रहेगा। भारत और अमेरिका की सेनाओं की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में चल रही है। कुछ दिन पहले दोनों के बीच 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग भी हुई थी। कुल मिलाकर भारत ने अमेरिका की तरफ अभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है। अब ये अमेरिका और उनके सदर को तय करना है, पीटर नवारो को तय करना है कि आगे क्या किया जाए। इस बीच भारत कुछ और साझेदारियों को गाढ़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम ही है कि भारत और यूके के बीच हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हुआ है। अब यही कवायद यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है। इसकी तस्दीक करते हुए कुछ जानकारियां 4 सितंबर की देर रात आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ज्वाइंट कॉल में यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात की। 2 प्रमुख नाम जानिए, उर्सुला वॉन डर लेन और एंटोनियो कोस्टा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी नेताओं ने भारत और EU की रणनीतिक साझेदारी को जरूरी बताया। सहमति बनी कि साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों का हल निकाला जाएगा। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष भी शामिल है और ट्रंप के टैरिफ भी। यह भी बात हुई कि अगली इंडिया EU समिट का आयोजन भारत में ही किया जाए। दरअसल ऐतिहासिक रूप से EU अमेरिका के सहयोगी रहा है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद से रिश्ते इधर भी खराब हुए हैं। ऐसे में विकल्पों की तलाश EU को भी है। नए सिरे से वैश्विक व्यवस्था के काया पलट की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। रंगमंच सजा है। अब देखना होगा कि कौन सा किरदार क्या करेगा और इसके परिणाम क्या होंगे। उम्मीद है कि सब अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक आते रहेंगे। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी में बाढ़ और बारिश की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पानी राहत शिविर कैंप्स में भी घुसने लगा है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। निगमबोध घाट, सिविल लाइंस और मयूर विहार जैसे इलाके डूबे पड़े हैं। दिल्ली से लगा नोएडा भी अछूता नहीं है। सेक्टर 135, सेक्टर 151 दोनों जगह यमुना का पानी घुस चुका है। इधर जम्मू और कश्मीर में भी हालत सुधरे नहीं है। रियासी, डोडा, अखनूर जो जम्मू संभाग में लगते हैं जैसे ज़िलों में भी, जैसे सेक्टर्स में भी अभी भी बाढ़ आई हुई है। राज्य प्रशासन के अनुमान के मुताबिक जम्मू संभाग के ज़िलों में 8 दिनों में 1500 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी तीर्थ यात्रा प्रभावित हुई है। लैंडस्लाइड्स और बाढ़ के चलते हिमाचल के चंबा ज़िले में तीर्थयात्री फंस गए। चंबा के मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। खराब मौसम के बावजूद 4 सितंबर को 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को एक छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए 7 उड़ानें भरकर चंबा मुख्यालय तक लाया गया था। पंजाब के हालात की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे साथी विकास और रूहानी के पास। पंजाब में पिछले 20 दिनों से बाढ़ का कहर लगातार बना हुआ है, लेकिन अब सिर्फ फाजिल्का और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बाढ़ का पानी है। बाकी जगहों पर धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं और जब हम यहाँ पर गांव के अंदर गए तो अंदर तक जब लोगों के पास जाकर हम बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो मदद का कारवां शुरू हुआ था वो मुख्य सड़कों तक ही पहुंच पा रहा है। अंत में जो घर पड़ते हैं, किसी गांव के अंदर जो आखिरी घर है वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक सरकार के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां के जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन बात कही। उन्होंने कहा कि जब 2022 का चुनाव हुआ था या 2024 का चुनाव हुआ था तब वोट लेने के लिए जो लोग थे वो हमारे चौके तक, चूल्हे तक आ गए थे, हमारे घरों तक आ गए थे। तो अब उन्हें क्या ऐसी चीज़ है जो रोक रही है? अगर वो तब आ सकते थे तो अब भी मदद करने आ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया है और जिन घरों में बाढ़ का पानी था अब वो भी धीरे धीरे उतर गया है। अब सेकेंड फेज़ का जो मदद का दौर है वो उसकी ज़रूरत है लोगों को। कई लोगों के घर के अंदर जितना भी सामान था वो तबाह हो चुका है। अब ऐसे में अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है और मदद के लिए वो सरकार की ओर आस लगा कर बैठे हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि वहाँ से नहीं, लेकिन बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं उनकी ओर से उन्हें मदद ज़रूर पहुँचेगी। तो ग्राउंड ज़ीरो से हम लगातार ये कवरेज कर रहे हैं और इस बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जनहित याचिका थी और कहा गया कि जो पंजाब में बाढ़ आई है इस पर सुनवाई की जाए। तो वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि उनसे इस समय हम एफिडेविट जमा करवाएं, एफिडेविट साइन करवाएं। तो अभी उन्हें काम करने दीजिए। ये कानून का जो काम है ये हम बाद में देखेंगे। अभी जो मदद जो है वो सबसे प्राथमिकता है। अगली सुर्खी में बात भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल अनिल चौहान की। उन्होंने चेतावनी दी है, कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर भी एक बड़ा मसला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीडीएस ने कहा कि देशों के सामने चुनौतियां अलग अलग स्वरूपों में आती हैं। हमारे दोनों पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं। सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ। और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा जो है ये रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब आस्ते आस्ते हल्का हल्का चोट लगा करके रखना। और खून का प्रवाह जो है हिंदुस्तान से हमेशा भारतवर्ष से लगातार बहते रहे। भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियाँ इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यह तीसरी बड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए। सीडीएस का बयान ये तब आया है जब दोनों देशों ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है। चीन में हुई SCO बैठक के दौरान दोनों देशों के रीडआउट्स में इस बात को रेखांकित किया गया था। यह भी कहा था कि भारत और चीन का साथ आना एक बेहतर दुनिया और बेहतर एशिया के लिए ज़रूरी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।